आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर आपके पास आज फिर आए हैं इस मंच से। अडानी जी की काली करतूतों के बारे में हमने इस मंच से, कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी ने, हमारे अध्यक्ष ने लगातार सच सामने लाने का काम किया है। इस मंच से हमने वो सारे सवाल उठाए हैं जो आज इस देश के मन में हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी चुनी हुई सरकार, उनके तमामों मंत्री, उनके सांसद, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार से घिरे गौतम अडानी को बचाने में क्यों लगा हुआ है। पर सच को छुपाया नहीं जा सकता है। भले मोदी जी और उनका पूरा तंत्र आज अडानी जी का बचाव करें, सच तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसम डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर ये आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया, और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। ये जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है, सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, जीरो, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहुल भाई हो गए या नीरव मोदी हो गए या जतिन मेहता जैसे चोर और भगोड़ों के तार अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, बैंकों से सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे।
तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है, लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। अब आपको लेकिन सीधा तार और सीधी स्टोरी जो जतिन मेहता की अडानी के स्कैम से जुड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति से जुड़ी हुई है, बेनामी पैसे से जुड़ी हुई है, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, वो समझा देते हैं आपको। अभी मैंने 13 कंपनियों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जिससे पता चले कि उनके ऊपर किस किस तरह के मामले चल सकते हैं भारतीय सरकार के, वो कैसे चूना लगाकर भाग गए, ये समझाना जरूरी था। इसलिए मैंने अभी आपको पहले उनके काले कारनामों के बारे में बताया। मोंटेरोसा नाम का एक कंपनियों का समूह है, ये शेल ग्रुप्स की मालिक है, मॉरिशस स्थित है मोंटेरोसा। इसका जिक्र तमाम रिपोर्ट्स में भी हुआ है। इसकी बखिया भी काफी अब खुल रही है, कलई खुलती जा रही है। मोंटेरोसा समूह की जो कंपनियां हैं, ये तथाकथित तौर से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही हैं जिनके थ्रू अडानी के पास पैसा आ रहा है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो सवाल देश पूछ रहा है, 20,000 करोड़ किसके हैं? यह 20,000 करोड़ बेनामी पैसा है जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी समूह में आया है, और इन शेल कंपनीज का मालिकाना हक मोंटेरोसा समूह के पास है। जतिन मेहता और मोंटेरोसा के लिंक है आपस में, समधी साहब के और शेल कंपनीज के जो हेड हैं उनके आपस में लिंक्स हैं। मोंटेरोसा के सीईओ और चेयरमैन के साथ जतिन मेहता कई कंपनीज में डायरेक्टर रहे हैं। मोंटेरोसा के साथ चैंग ल्यूंग लिंग, जिनका हमने वो जो चीनी व्यक्ति था चैंग चुंग लिंग, जो चीनी कनेक्शन एक मोदी अडानी के साथ है, उस पर हमने जो बोला है, उनके साथ लिंक है। मोंटेरोसा और जतिन मेहता का सीधे सीधे संबंध है, और इस संबंध के चलते, क्योंकि हम सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, ये जो पैसा चोरी किया गया हिंदुस्तान से, जो गबन कर लिया गया, जो डकार लिया गया, ये किसका पैसा है? ये लेकर भाग गए, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? भारत के बैंकों का $1 बिलियन, उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन, अभी और ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग जाता है, समधी साहब भाग जाते हैं, और मोदी जी कुछ करते नहीं है। और अब पता चलता है कि जो शेल कंपनियां लगातार अडानी में पैसा डाल रही हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो भैया सवाल तो बनेगा ही कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है, और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। और मैं इसलिए कह रही हूं मिलकर ये जलेबी बनाई और पकाई जा रही है, क्योंकि अगर जलेबी नहीं है तो ये और क्या है? हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं और हर बार सवाल का जवाब नहीं आता। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगी कुछ ज्वलंत सवाल पूछकर। जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी हैं, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और अब कुछ तथ्य सुन लीजिए जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017, 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है, और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसएफआईओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है,
विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ। इनको एनओसी किसने दी? यह बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर डकार कर भाग गया, और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए? और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते। यह बड़ा सवाल है। किसने साइन किया उस फाइल पर? किसने एनओसी दी? और अंत में सवाल तो वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल यह पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महा स्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? I will very briefly make a statement in English on this because some very startling revelations have come to fore as far as the Adani scam is concerned. And you will be shocked to know some very shocking revelations that have happened. We have from this stage and this platform and as the Congress party raised questions on the Adani scam. We have consistently asked questions. Who does 20,000 crore belong to? Who is the owner of the 20,000 crore unaccounted illicit money that has flown into the Adani empire? And today we will tell you a story about Jatin Mehta. His daughter is married into Adani family, extremely close ties. You must have heard of Jatin Mehta. Jatin Mehta is the owner of Winsome Diamonds. He is the owner of Forever Precious Jewelry and Diamonds. He's also the owner of Suraj Diamonds. And if you remember Jatin Mehta swindled 7,000 crore rupees of Indian banks at that exchange rate, $1 billion, and fled this country right under the nose of Mr. Narendra Modi. He not just fled the country, he also took citizenship of St. Kitts in Caribbean. And an NOC was issued by the Indian government. No effort is being made to get him back. No effort whatsoever is being made to probe him. No effort whatsoever is being made to make him face the law and the legal system of this country. But I want to emphasize on the links that exist between Mr. Jatin Mehta and the Adani scam, which has now come to fore. Jatin Mehta, as you know, and he used exactly the same route that people like Mehul Bhai or Nirav Modi used, which was to import gold on the basis of letters of credit from Indian banks. They made it into jewelry. This jewelry was then exported to Dubai. It's shocking that the 13 companies to which this jewelry was exported in Dubai were eventually all owned by Jatin Mehta and his family. It was said that those companies refused to make the payments, and which is why that money turned into losses. Actually, that money was swindled by Jatin Mehta and family. That money belongs to honest taxpayers of this country. It's money that belongs to public sector banks of this country. It's money for which the ED and the CBI should be running from pillar to post, but nothing is happening on that. The bigger story here, however, is that Jatin Mehta has a direct link to the Adani scam. There is a group of companies based out of Mauritius, allegedly the owners of the shell companies that are pumping in money into the Adani group by the name of Monte Rosa. Jatin Mehta has direct links with Monte Rosa. In fact, Monte Rosa's chairman and CEO served as director in 3 companies alongside Jatin Mehta.
Monterosa also has links with Chang Chong-ling, the Chinese suspicious national who is a part of the Communist Party of China and who've been talking about very frequently. But the question is, why is the government not acting against these fugitives? Why is the government not acting against people like Jatin Mehta or Mehul Bhai or Nirav Modi? Where has that probe reached? And which is why we are only raising some relevant questions. Who is protecting Jatin Mehta? Why is the might of the Indian law not chasing him? What about the EOW, the SFIO, the CBI, the ED? Why are they not probing him? Why was an FIR registered 3 years, over 3 years, after the banks first said that Jatin Mehta is defaulting and he could be swindling money? And more than anything else, on 2nd June 2016, when the Prime Minister was Mr. Narendra Modi, right under his nose, Jatin Mehta and his wife took the citizenship of St. Kitts in the Caribbean. Who gave him an NOC? Who gave him a no objection certificate? Why was that no objection certificate issued to a fugitive who had swindled Indian money and who, of course, now has direct links to the Adani scam? Because there are direct links between Jatin Mehta and Monterosa, will the Indian government now probe Jatin Mehta further? And the eventual question is, who does 20,000 crore belong to? Where is that unaccounted Benami money coming from? Who is the owner of 20,000 crore rupees? And we of course now understand that why does Mr. Modi get so unnerved each time we talk about swindlers and fugitives like Nirav Modi or Mehul Bhai or Jatin Mehta? Because they are all eventually linked to his best friend Gautam Adani. They are all eventually linked to the scam, the biggest scam that has unfolded in the history of India, which is the Adani Gate. He refuses to answer questions on Adani. He refuses to answer questions on Nirav Modi, on Mehul Choksi, on Jatin Mehta. But through a conspiracy, he will disqualify Rahul Gandhi. The reality is that these are proofs before Indian institutions, Indian agencies. When will they act? That's the question. पहले सुओ मोटो के सवाल ले लेंगे, उसके बाद बाकी सवाल प्लीज. दो जून 2016 को जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने सेंट किट्स की नागरिकता ली थी. भारत की नागरिकता को छोड़कर, पैसे गबन करके, पैसे डकार कर वो इस देश को छोड़कर भाग गए थे. और वो देश को छोड़कर मोदी जी की रजीम में भागे थे. मोदी जी की नाक के नीचे नीरव मोदी भागे, मोदी जी की नाक के नीचे विजय माल्या भागे, मोदी जी की नाक के नीचे मेहुल भाई भागे, और मोदी जी की नाक के नीचे, पता नहीं उनके संरक्षण के चलते या ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे जतिन मेहता भी भागे. ये सब लोग भाग जाते हैं. इनको वापस लाने में कोई कवायद नहीं की जाती है. एक आदमी के खिलाफ इंटरपोल अपनी नोटिस विड्रॉ कर लेता है. अब कोर्ट कह देता है कि वो भारत जा ही नहीं सकते. मेहुल भाई, मोदी जी उनको मेहुल भाई कहते हैं, उन्हीं के आदर में हम लोग भी उनको मेहुल भाई कहते हैं. तो सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है. लगातार नीरव मोदी पर बैंक्स लिख रहे थे कि ऐसा करने वाले हैं. सरकार ने क्या किया? विजय माल्या ने इस देश को छोड़कर भागने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन वित्त मंत्री को. उस चिट्ठी का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो आपकी नाक के नीचे से ये लोग भागे, फिर इन्होंने नागरिकता ले ली, और ऐसी जगह नागरिकता ली जहां से आप एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकते हैं. उसके लिए एनओसी तो भारत सरकार ही देता है. किसने दी एनओसी? वो किसने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये देश के हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ का पैसा बैंकों को चूना लगा के भाग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं के भी नागरिक बन जाए, सानू की, हमें क्या करना है? तो ये तो मोदी जी ने किया है. और अगर मोदी जी ने नहीं किया तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दे. 2016 से 2023 आ गया, 7 साल हो गए. कहां है ये भगोड़ा? क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? जो यूके में कार्रवाई चल रही है वो इंटरनेशनल बैंक्स कर रहे हैं. उससे हमारा एक को बैंक का लेना देना नहीं है, एक संस्था का लेना देना नहीं है, एक एजेंसी का लेना देना नहीं है. अरे भाई, तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी, कहां गई वो सीबीआई की एफआईआर? क्या हो रहा है इस पर? ये सवाल पूछा जाएगा. ये आपकी नागरिकता का सवाल हो गया. मोंटेरोसा के साथ
और क्योंकि मैंने आपको उन 13 कंपनीज के बारे में बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूं। सोना आयात करते थे, इंपोर्ट आयात करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट सरकारी बैंक इशू करते हैं, वैसे ही मेहुल भाई भी लाते थे, वैसे ही नीरव मोदी भी लाते थे। उस सोने को ज्वेलरी बनाते थे, वो ज्वेलरी दुबई की कंपनियों को बेची जाती थी, कंपनियां पैसा देती थी, उससे धंधा चलता था। भाई साहब ने क्या किया, समधी जी ने, जतिन मेहता ने, उन्होंने 13 कंपनियों को बेचा सोना की ज्वेलरी बनाकर, जेवर बनाए, खूबसूरत ही बनाए होंगे, जेवर बनाकर बेचा उन्होंने। लेकिन मजे की बात यह कि 13 कंपनियां उन्हीं की थी, और फिर कह दिया 13 कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं, आप ही डकार गए वो पैसा, आपने पैसा हजम कर लिया, आपने चूना लगाया देश को, और बैंकों के मुंह पर चूना लगाकर आप देश छोड़कर भाग गए। अगर इससे बड़ा सबूत आपको चाहिए, और इसमें सारे मालिकाना हक हैं, हम आपको जो रिलीज देंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं, इस मंच से सिंपल रखना चाहती हूं, इसमें सारे हैं, कैसे एक व्यक्ति का 90% स्टेक था, कैसे एक व्यक्ति का 100% था, कौन कौन उसमें निदेशक था, सारी काले कारनामे हैं उसमें। तो ये तो उनके काले कारनामों की बात हो गई। फिर उन्होंने मोंटेरोसा के चेयरमैन और सीईओ के साथ कई कंपनियों में डायरेक्टर बनकर वो रहे, और डायरेक्टर बनके ही नहीं रहे, उनके कुछ बिजनेस ताल्लुकात भी रहे। मोंटेरोसा का अडानी समूह में पैसा लगा हुआ है शेल कंपनीज के माध्यम से। तो भैया ये जो जाल है, इसका खुलासा कौन करेगा? हमने आक्षेप लगाया, हमने प्रूफ रख दिया, अब जांच तो सरकार करेगी ना, या जांच भी, अगर हम जांच करेंगे तो हमें सरकार में जिस दिन बैठेंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और उनका पूरा तंत्र इस पर आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, यह साफ है कि ऐसे भगोड़ों का संरक्षण ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके तार अडानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये भाई साहब समधी ना होते तो अभी तक हवालात में होते, समधी हैं तो पूरी खातिरदारी करी जा रही है। जी, ऑन दिस, सॉरी, that's precisely the question that we are raising, that why a delay of 3.5 years after the banks first started complaining that he has swindled money? Why did it take 3.5 years for the FIR to be lodged? Because the first complaint before the CBI was made in 2014 February. It took them 3.5 years to lodge an FIR. It has taken them 7 years to do nothing. You are talking about an ED and a CBI case. You're saying 10 cases. There could be 1,000 cases. But those 1,000 cases are put in files, and those files are put in a locker, never to be touched. That's the reality. If the government wants to act, they need to question him. They need to bring him back to face the might of law in this country. They need to act against him. ED तो दौड़ दौड़ के विपक्षियों के यहाँ पहुंच जाती है, 1 मिनट की देरी नहीं करती। 4 गुना केसेस ईडी के हो गए 2014 से, 95% विपक्ष के खिलाफ है। अरे जिन लोगों ने इस देश का पैसे का गबन किया है, उनके खिलाफ ईडी क्यों नहीं एक्ट करती है? तो सवाल आपका बिल्कुल सही है, और सवाल का जवाब यह है, देयर आर केसेस, but there is absolute inaction on those cases, because somehow, at least a case like this, completely links back and circles back to Gautam Adani. No, first this please. अभी आपका हो गया। हाँ, आपने कहा कि भगोड़े हैं कई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी यूके के प्रधानमंत्री से फोन पे बातचीत हुई थी। इकोनॉमिक ऑफेंडर जितने हैं, नीरव मोदी, माल्या और बाकी लोगों के बारे में कहा कि जल्दी से जल्दी उनको भारत भेजा जाए। कैसे देखते प्रधानमंत्री? ये माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार अपनी बात रख रहे, और आने वाले दिनों में चुनाव में भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। तो कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, भी बनाएगी। मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा कैसे बनाते हैं? कहते हैं सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर। कौन कौन उस मंच पे खड़ा है? नरेंद्र मोदी के साथ उस मंच पर सबसे पहले गौतम अडानी खड़े हैं, उनके बाएं पर शुभेंदु अधिकारी हैं, और थोड़ी दूर पर हेमंत बिस्व शर्मा है, उसी मंच पर नारायण राणे हैं, उसी मंच पर 40% सीएम बोम्मई है, उसी मंच पर येदियुरप्पा है। ये वो मंच है। पहले उस मंच से एक एक करके लोगों को जेल भेजना शुरू करें, उसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार की। 40% आपकी जो कर्नाटक में सरकार है, जहां से आपका जल्दी फेयरवेल होने वाला है, जल्दी रुखसती होगी,
वहां पर आपका डूबता जहाज जो है वो सबको दिख रहा है। 40% दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार आप चला रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलिएगा। और भाई साहब ये थोड़ी पुरानी स्क्रिप्ट हो गई। मोदी जी ने फलां से फोन पर बात करी, मोदी जी ने फलां से मुलाकात करी। आप मुलाकातें करिए, आप जबरदस्ती गले पड़िए, आप गलबहियां करिए, आप वो सब करते रहिए। वो सब कैमरे के लिए आप करते हैं, वो सारा देश जानता है, कैमरा आपको अच्छा लगता है। अरे प्रभु, 9 साल से सत्ता में है, अब ये सब छोड़ दीजिए कि फोन पर बात कर ली, फलाने से मुलाकात कर ली, आंख दिखाएंगे, सीना चौड़ा कर। अब 9 साल हो गए, अब कार्रवाई करिए। अब रुखसती का वक्त आ गया है, दिल्ली से जल्दी विदा होने वाली है। अब 9 साल हो गए, अब ये फोन पर बात कर ली, फलाना कर लिया नहीं चलेगा। अब परिणाम दिखाने का वक्त है। रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, करप्शन पर आपने क्या किया। उस पर आपका रिकॉर्ड नील बटा सन्नाटा है। इसी पर है जी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं, और इसको बिल्कुल भी मिसलीड मत करने दीजिएगा आप। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं 20,000 करोड़ उसके हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं कि 20,000 करोड़ बेनामी पैसा अडानी समूह में लगा है। उस अडानी समूह में लगा है जिस अडानी की मोनोपोली है पोर्ट में, एयरपोर्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सीमेंट में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, इतने सारे सेक्टर्स में ये पैर पसारे हुए अडानी समूह है। मोनोपोली और एकाधिकार दिया हुआ है मोदी जी ने, नियम बदल बदल के दिया हुआ है। ऐसे ग्रुप में 20,000 करोड़ बेनामी किसी के लगे हैं। वो पैसा किसका है, ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि समधी साहब 7,000 करोड़ की चपत लगाकर भाग गए। समधी साहब के भी उस शेल कंपनी के मालिकाना जिसका हक है उससे संबंध है। तो सवाल यह है कि ये पैसा किसका है। इस जाल का चक्रव्यूह जो ये जलेबी है, इसको सिंपल तरीके से जांच कब होगी। जेपीसी बिठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए जी। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? हाँ बताइए। You know, I am actually very shocked at the reaction that came. And I think our leader, Mr. Siddaramaiah ji, gave him an exactly apt reply when he said, if he is done with appalling, he needs to start assisting citizens. The problem with people in this government is, for every little thing, why do they get so riled up? He put out a message seeking the assistance of India's foreign minister to safely ensure the passage of citizens from Karnataka who are stuck in Sudan. What was so riling about it? The problem with most of these ministers who are so eager to prove their loyalty to their master and be his voice is that they have forgotten that they are sworn to certain responsibilities. They are sworn to accountability. This was nothing about politicizing. This was about seeking help. You may be helpless. You may be good for nothing. And that's truly who you are. You have decided to turn a 2 rupee toll. Good for you. Do all that you want to do. Ensure the safe passage of citizens back in India. अब इसमें तो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन होना थोड़ा मुश्किल ही होगा मुझे लगता है। इसमें भी अब थैंक यू मोदी जी कहने लगे तो पता नहीं प्रहलाद जोशी जैसे या रवि किशन जी जैसे लोग हो सकता है इसमें भी थैंक यू मोदी के नारे लगाने लगे। अब मुझे लगता है जनसंख्या बढ़ गई, उसमें मोदी जी का तो कंट्रीब्यूशन मुश्किल है, इसमें थैंक यू मोदी जी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा इस जनसंख्या के बढ़ने से आगे एक तथ्य है और इसमें एक सवाल है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र भी बन रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए रोजगार कहां है? हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन रहे हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है। वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां चलाई जाती हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक भाजपाई करा देते हैं।
वो एग्जाम लिखने जाते हैं, वहां पर पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई, अब सालों साल कोर्ट में बीत रहा है। हमारे बच्चे जब रोजगार मांगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है पकौड़ा तल लो। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल भी आपने 90 से 200 कर लिया, और जिस गैस पर तला जाएगा वो 400 से 1200 हो गई। तो सवाल यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दूसरी बात है, सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो ज्यादा युवा आज आ रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास क्या प्लान है? क्या कोई भी इस सरकार में यह सोच भी रहा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का या इस युवा राष्ट्र का या 60% जो युवा है इस देश में, उनके जीवन यापन का क्या होगा? और मैं तीखी बात कह रही हूं जो मैं कहना नहीं चाहती थी। जो अपराध के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और जैसे लोग अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, युवा, छोटे छोटे बच्चे, लड़की ने बात नहीं मानी गोली मार दो, लड़की ने बात नहीं मारी चाकू कर दो, चाकू भोंक दो, पिस्तौल चला रहे हैं ये लड़के। आपको नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है? क्योंकि इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भी रोजगार होता है, काम करने का कोई जरिया होता है, वो उस पर ध्यान देता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। This government relies on fake news. The BJP is the biggest fake news factory in the world. Why am I not surprised about this? They rely on Google, they rely on fake news, they rely on all kinds of unsubstantiated charges to run this government, and that's exactly what is happening. तो ओबीसी का चेहरा क्योंकि मोदी जी हैं तो बाकी ओबीसी को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, ऐसी बेकार की ऊल जलूल की बात भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है। मैं इस मंच से जो मेरे नेता ने कहा है उसको दोबारा से दोहराना चाहती हूं। चोरों को छुपाने के लिए, चोरों के बचाव के लिए आप पिछड़े वर्ग के पीछे छुपे, आपने ओबीसी कार्ड खेला। यह अलग बात है कि ओबीसी महासभा ने आपके अध्यक्ष को एक लीगल नोटिस भेजा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई चोरों के साथ हमारा नाम लेने के लिए। चोरों के बचाव में आप ओबीसी कार्ड खेलते हैं, और जब ओबीसी का वाकई में कुछ भला करना है तो आप उल जलूल के बयान देते हैं। 2011 की एक जनगणना, उसको सार्वजनिक करिए, जो हक है उसको दीजिए। उस आबादी को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल क्या अपने आप में सवाल नहीं है? सरकार क्यों बच रही है जातिगत जनगणना से? और ये हम नहीं, ये तमाम विपक्षी पार्टी इसके बारे में बात कर रही है। आप ओबीसी का कार्ड, ओबीसी को मिसयूज, ओबीसी को मिसरिपोर्ट करिएगा चोरों के बचाव में। मुंह की खानी पड़ी लीगल नोटिस के बाद, अब कोई बोलते हुए नहीं सुनाई देता है। लेकिन जब ओबीसी के भले की बात होगी, उनके हक की बात होगी, उनके हित की बात होगी, तो आप बगले झांकने लगते हैं। ये तो गलत बात है। पहले मैं आपके बिल्किस बानो के सवाल पर जरूर जवाब देना चाहती हूं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई। उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर। परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है।
आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग, और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां, मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है, और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. आपने एक और जो सवाल पूछा उसका सिंपल जवाब मेरे पास यह है कि इस केस में हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष ने एक मानहानि का मुकदमा किया है, और क्योंकि वो सब जुडिस है, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। और कोई सवाल? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता तमाम बड़ी बड़ी बातें करी गई थी। मुझे लगता है कि हमने लोकतांत्रिक ढंग से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, 9000 से ऊपर डेलीगेट्स ने उस पर अपना वोट डाला। वो छोटी बात नहीं होती। हमने रात को 8 बजे खर्रा निकाल के नहीं कह दिया था कि ये 2 साल अध्यक्ष रहेंगे, जैसे कि भाजपा में कहा जाता है। उस बीच चुनाव कर्नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसको हम पूर्ण बहुमत से और जबरदस्त तरीके से जीतने जा रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ी देर हुई, क्योंकि खरगे जी खुद भी कर्नाटक से आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सारे डिसीजंस हो जाएंगे। इस पर मैं यहां पर बैठ के टीका टिप्पणी ना ही करूं तो बेटर रहेगा। थैंक यू जी। अब आप ऑफ ले लीजिए। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद।